अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, आज हमारा छठा लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन है आपका? हम लोग हमारा टॉपिक है पार्टीशंस एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल 1.17। ठीक है। सो हमने जो लास्ट थ्योरम देखा था उसको एक दफ़ा समराइज कर लेते। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक सैम्पल स्पेस गिवन है और उसके अंदर हमारे पास अगर कोई पार्टीशन पॉसिबली बनती है, ठीक है, सो हम अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उस इवेंट की जो है इंटरसेक्शन हर पार्टीशन के साथ लेके और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके हम उसको सम कर लें। सो दैट वुड बी मोर ईजियर। ठीक है। सो समटाइम्स इट्स ईजी कि अगर आपके पास इस तरीके से पार्टीशन बनती है तो ठीक, सो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी देन फाइंड कर सकते हैं। सो हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास 4 डिस्टिंग्विशेबल कॉइन्स हैं। ठीक है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का है, 5 का है और 10 का कॉइन है हमारे पास। सो हम उनको 1 बाय 1 टॉस करते हैं एंड वी सी द सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल्स ऑन दैट। ठीक है। सो बेस्ड ऑन बिकॉज वी हैव द 4 कॉइन्स, सो हमारे पास 16 मैक्सिमम जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें एक इवेंट डिफाइन करते हैं जी कि इवेंट क्या है जी, सेट ऑफ आउटकम्स विद लेस देन 3 हेड्स। सही। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने एक पार्टीशन भी डिफाइन की थी एंड वी कॉल्ड इट एज बी, और उसमें हमने कहा था कि हमारे पास B0 है, B1, B2, B3, B4, और ये B0, B1, B2, B3, B4 ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ हेड्स। एक दफ़ा जो हमने चारों कॉइन्स को टॉस किया उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ हेड्स या तो ज़ीरो होंगे, या हमने टॉस किया तो 1 हेड आ सकता है, या फिर 2 हेड आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 3 हेड्स आ सकते हैं, या फिर सारे के सारे चारों हेड्स आ सकते हैं। तो इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड ऑब्वियसली दे कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन। ठीक है, ये क्या है? पार्टीशन बनाते हैं। ठीक, B0, B1, B2, B3, B4। ठीक है, B0, B1, B2, B3, B4। अब क्योंकि ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई हेड ना आए तो वो B1 में भी आ जाए, या एक हेड आए तो वो B2 में या B0 में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दे आर एक्चुअली मेकिंग अ पार्टीशन। ठीक है, और पार्टीशन की तमाम वो डेफिनेशन इसके ऊपर फुलफिल होती है कि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सो हमारे पास ये पार्टीशन है। नाउ वी हैव डिफाइंड अ सेट एन इवेंट जिसमें हमने क्या कहा है कि ए में सिर्फ वो आएंगे जो लेस देन 3 हेड्स हो। ठीक है, अब लेस देन 3 हेड्स से क्या मुराद है? कोई हेड नहीं हो सकता, 0 हेड्स है, 1 हेड है या 2 हेड है, ऐसा ही है। ठीक, कि या तो 0 हेड्स होंगे, कोई हेड नहीं है, या 1 हेड होगा, या फिर 2 हेड्स होंगे। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन, ये 3 हमारे पास ऑप्शंस आएंगी। सो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास ए के अगर हम एलिमेंट्स लिखना चाहें, सॉरी आउटकम्स लिखना चाहें, तो क्या होंगे कि हमारे पास कोई भी हेड नहीं है B0, ठीक है, या 1 हेड है हमारे पास, ठीक है, टेल हेड टेल टेल, और फिर टेल टेल हेड टेल 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 हेड। ठीक है, अब ये 0 हेड्स आ गए, ये 1 हेड आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके अंदर वो क्या हैं? हमारे पास 2 हेड्स हों। ठीक है, सो HHTT, ठीक है,
एच टी एच टी टी एच टी टी एच, फिर टी टी एच एच, टी एच, फिर हमारे पास टी एच टी टी नहीं नहीं, हमारे पास ए इवेंट क्या है? 3 से कम। 3 से कम क्या मुराद है? या 0 होंगे या 1 होगा या 2 हेड्स होंगे। ठीक है, 3 हेड्स या 4 हेड्स वाली ऑप्शन तो इसमें नहीं है। ठीक है, इवेंट हमने ये डिफाइन किया ना। सी सो नाउ दिस इस इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, ऑब्वियसली फॉर द टाइमिंग अगर हम इसको एज्यूम करें दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक, सो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी एंड वी कैन कैलकुलेट इट। लेकिन अगर जो हमने पार्टीशंस का थ्योरम देखे, अगर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो हम B0, B1 और B2 के ऊपर हमारे पास ये ए डिफाइन हुआ है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, सो इट मीन्स ये C1 है, ये C2 है, C3। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम देखें, सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2। बाकी भी लिख सकते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B4। ठीक है, बट हमें पता है कि ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये ऑब्वियसली नल सेट हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जो इवेंट डिफाइन किया हुआ है उसमें सिर्फ या तो 0 हेड है या 1 हेड है या 2 हेड्स हैं। ठीक, सो ऑब्वियसली ये वाली जो दो इवेंट्स हैं, सॉरी ये जो दो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये इंटरसेक्शंस हैं, दैट विल बी अ नल सेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इज़ 0। ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ C0 और C1 लिखा मैंने, C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3। क्लियर होगी बात है? ठीक है, सो वी कैन फाइंड आउट देयर प्रोबेबिलिटीज और उनको आपस में ऐड कर दें। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस थ्योरम। यहां तक बात क्लियर है? एवरीबॉडी इट्स क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम क्या कहते हैं जी? फॉर एनी इवेंट ए एंड पार्टीशन B1, B2 up to Bm। ठीक है, so probability of event A can be found out I is equal to 1 to m probability of A intersection Bi। ठीक है, probability of A intersection Bi। सिंपल है। ठीक है, वही थ्योरम है, बट हमने सिर्फ इसमें काउंटेबल पार्टीशंस कर दिए। पहले थ्योरम में हमने उसको जनरलाइज रखा था। क्लियर है ये यहाँ तक? ठीक है, सो लेट्स मूव टू एन एग्जांपल। एग्जांपल 1.18 अभी लिखा। इस थ्योरम में सिर्फ हमने ये किया कि हमारे पास पार्टीशंस मौजूद हैं, से B1, B2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू Bm हमारे पास काउंटेबल जो है हमारे पास पार्टीशंस हैं। तो अगर हम उसी कोई भी इवेंट है जो कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, सो दैट इज जस्ट हमने उसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कि दैट विल बी समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Bi। ठीक है, ये यही चीज़ है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to
सॉरी 0 to 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई। ठीक है, सो इसको एक्सपेंड किया हमने तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, सो दैट्स ठीक है बात है। लेकिन इस थ्योरम का आगे देखते हैं कि और भी यूज़ है जो हम इस एग्जांपल में देखते हैं 1.18 में। अच्छा, इसमें हमें कहता है कि अ कंपनी हैज़ अ मॉडल ऑफ ईमेल यूज़। ठीक है, ईमेल यूज़ करने का एक मॉडल है कंपनी के पास, और वो क्या कहता है कि इट क्लासिफाइज ऑल ईमेल्स एज ईदर लॉन्ग। ठीक है, सो ईमेल क्लासिफिकेशन हमारे पास है ईदर दे आर लॉन्ग, ठीक है, इफ दे आर ओवर 10 MB। ठीक है, या ये हमारे पास हो सकती है ब्रीफ। ठीक, बी अगर ये ऑब्वियसली लेस देन 10 MB है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन होगी। अब इसकी एक और फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि हमने उसके साथ अटैचमेंट क्या रखी हुई है। ठीक है, सो उस हिसाब से हमारे पास ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट है। ठीक है, ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट है तो हम उसको कहेंगे कि वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। फिर हमारे पास इधर उसके अंदर हमने साथ अटैच किया हुआ है इमेज, तो उसके लिए हम क्लासिफाई कर देते हैं इसको आई। ठीक है, और तीसरी उसने जो क्लासिफिकेशन बताई है दैट इज़ वीडियो, कि उसके साथ वीडियो अटैच किया हमने। ठीक है, सो ये हमने 3 फर्दर क्लासिफिकेशन बना लिए। अब हमारे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन आ गई है ना इसमें, इस एग्जांपल में। एक या तो ईमेल लॉन्ग है या ईमेल शॉर्ट है। दूसरा क्या है कि या तो ईमेल में सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है, या उसके साथ हमने इमेज अटैच किया या हमने उसके साथ वीडियो अटैच किया। ठीक है, सो इसका ये मतलब है कि जो लॉन्ग वीडियो है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, लॉन्ग वीडियो के साथ इमेज भी हो सकता है, लॉन्ग वीडियो के साथ लॉन्ग ईमेल के साथ वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जो ब्रीफ है ईमेल, वो टेक्स्ट ईमेल भी हो सकती है, ब्रीफ के साथ हम इमेज भी लगा सकते हैं और ब्रीफ के साथ हम वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। सो ये आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है बात, क्लियर है? अच्छा, अब इसको यूज़ करने का तरीका सबसे जो आसान है वो एक टेबुलर मेथड की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो दैट वुड बी क्वाइट इजी। ठीक है, अब टेबल कैसे बनेगा इसका? अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो 2 क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, या तो ईमेल लॉन्ग होगी, ब्रीफ होगी। लॉन्ग ब्रीफ तो कोई भी नहीं हो सकती ना, ईमेल इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना, ओवरलैपिंग नहीं आ सकती कि कोई ईमेल लॉन्ग भी हो ब्रीफ भी हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी तरीके से या तो टेक्स्ट ईमेल होगी या इमेज होगा या वीडियो होगी। ठीक है, सही, हमने फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं रखी कि इमेज के साथ हम जो है वीडियो भी भेज सकते हैं, ये नहीं, तो हम उसको क्लासिफाई करें सिर्फ या तो टेक्स्ट भेज रहे हैं, ठीक है, या इमेज अटैच करें या हम उसको वीडियो क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, सो उसमें भी हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं आएगी। ठीक, सो हम इन 3 जो क्लासिफिकेशंस हैं इनको 2 तरीके से, सॉरी, जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम इस टेबल में लिखते हैं कि या तो ईमेल टेक्स्ट है उसके साथ, या इमेज है, या वीडियो है। ठीक है, सो वी हैव डिफाइंड दीज 3 वेरिएबल्स TIV। ठीक है, T फॉर कैपिटल T है यहाँ पे, ठीक है, याद रखें, T फॉर टेक्स्ट, I फॉर इमेज एंड V फॉर वीडियो। इसी तरीके से हम कैपिटल L फॉर द लॉन्ग ईमेल्स एंड कैपिटल B फॉर द ब्रीफ ईमेल्स। ठीक है, अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि लॉन्ग ईमेल टेक्स्ट वाली भी हो सकती है, लॉन्ग ईमेल के साथ इमेज भी हो सकता है, लॉन्ग ईमेल वीडियो भी हो सकती है। ठीक, और इसी तरीके से ब्रीफ जो है उसके वो टेक्स्ट भी हो सकती है, ब्रीफ के जो है इमेज भी हो सकता है उसके साथ, और ब्रीफ के साथ वीडियो भी हो सकती है। ठीक, अब इसके अंदर जो टेबल है, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, दे आर गिवन। ठीक है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट कि वो कहाँ से आई हैं। सो ये जो मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ कि
अगर ईमेल लॉन्ग है और वो टेक्स्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3। अगर ईमेल लॉन्ग है और उसके साथ इमेज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास अगर ईमेल लॉन्ग है और उसके साथ वीडियो अटैच है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। जी अच्छा, फिर इसी तरीके से ब्रीफ अगर टेक्स्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ब्रीफ अगर इमेज है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 है, और इसी तरीके से ब्रीफ अगर वीडियो है तो 0.15 है। ठीक है बात से सो ये हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हो कि लॉन्ग, प्रोबेबिलिटी क्या है कि लॉन्ग ईमेल है, ठीक है, वेदर इट इज़ टेक्स्ट और इमेज है या वीडियो है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ब्रीफ है, या प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हमारे पास टेक्स्ट ईमेल्स कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, हमारे पास इमेज ईमेल्स कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास वीडियो। सो हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो इंटरसेक्शन है बनती है ये और ये, ठीक है, ये जो जहाँ पे आके रोज़ और कॉलम आपस में मिलते हैं दैट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, कि दैट इज़ 0.3 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी। 0.12 जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है ये है इंटरसेक्शन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई। इसी तरीके से 0.15 है एल इंटरसेक्शन वी। ठीक है बात है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट रो बी इंटरसेक्शन टी 0.2 है, बी इंटरसेक्शन आई 0.08 है, बी इंटरसेक्शन वी 0.15 है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़हन में रखनी है कि आपके पास ये जो सम है यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या 0 हो सकती है या फिर मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक, अब ये 1 कैसे कैलकुलेट होगा कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी लेनी है कि वीडियो लॉन्ग है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल हमने फाइंड करनी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ईमेल्स। ठीक है, तो हमारे पास जो थ्योरम अप्लाई हो रहा है, हमने जो भी थ्योरम देखे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन वी। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, तो ये कितनी आ जाती है 0.27 और 0.57। ठीक है, 0.57। So probability of having long emails is 0.57. Similarly, probability of having brief emails ये कितनी आ जाएगी 0.23, 0.43। अब इसको 0.57 और 0.43 को सम करें तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। ठीक है, इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी मॉडल इस पार्टीशन के लिहाज से ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट ईमेल्स क्या है हमारे पास। ठीक है, सो क्या होगा 0.3 प्लस 0.2 0.5, वही थ्योरम अप्लाई करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.20 एंड दिस विल बी 0.30। ऑब्वियसली इसको भी सम करें तो क्या आता है 1 आता है। ठीक है, यहाँ से भी 1 आता है और यहाँ से भी हमारे पास 1 आता है। ठीक है, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट एनी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम हेयर ना, फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, दैट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अगर हम इसको लिख के भी करना चाहें ऑफ एनीथिंग, से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट ईमेल्स, तो हम अगर लिख के करना चाहें तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, सो ये हमारे पास है 0.3 प्लस 0.2 विच इज 0.5। सिमिलरली आप किसी और इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये जो आपके पास इसमें ये जो सेल्स बन रहे हैं इंडिविजुअल सेल्स, ये आपके पास क्या है एक पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, पर्टिकुलर जो एक पॉसिबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वली लाइकली, सो हर एक की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। सो हाउ वी कैन यूज दिस टेबल, ठीक है। अब हमें पता है कोई मिसिंग भी हो टर्मिनोलॉजी टर्म्स, इसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटीज मिसिंग भी हो, सो वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है, बिकॉज वी नो द सम्स कि सम क्या होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल वो आगे आपको नजर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मतलब इसका ही सब पार्ट जो हमने अभी सिर्फ पार्टीशंस का पोर्शन देखा था, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल हमने एक दो लेक्चर पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी थी, और हम कोई भी इवेंट हमारे पास है तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, गिवन कोई भी इवेंट पहले से अकर हो चुका है, ठीक है बात। सो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे ना, मींस कैसे कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है कि गिवन बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, सो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट समटाइम्स जब आप फिजिकल सिस्टम की तरफ जाते हैं तो मॉडलिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पहले से ही आपको गिवन है, ठीक है, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपको पहले से गिवन है। सो अगर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है, ठीक, और आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मींस अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज दिस लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई कि अगर हमें दिया हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन हो, ठीक है, सो हम अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब इसके समझने के लिए हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहते हैं जी, फॉर अ पार्टीशन B1 B2 up to Bm with probability of Bi should be greater than 0 for all I, ठीक है। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद हमारे पास ये है कि हमारे पास पार्टीशंस गिवन है B1 B2 अप टू Bm, ठीक, और हर एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। हर एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी 0 मींस कि कोई भी ऐसी पार्टीशन आप नहीं बना सकते जो कि एम्प्टी हो, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो हम अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के जरिए अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी सिंपली समेशन I is equal to 1 to m probability of A given Bi into probability of Bi. ठीक है बात जी। अच्छा, ये बात कुछ कुछ ज़हन में बैठती है, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक ये थ्योरम समझ में आता है कि क्या कह रहा है। थ्योरम ये कह रहा है, एक दफ़ा फिर देख लें कि हमारे पास अगर पार्टीशंस हैं और कोई भी पार्टीशन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई उसके अंदर आउटकम होना ज़रूरी है, तो हम अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, सो मीन्स के गिवन हमारे पास क्या है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई हमारे पास मौजूद है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई हमारे पास मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है। सो हम उस पर्टिकुलर पार्टीशंस की मींस ए गिवन बी वन है सपोज, तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उस पार्टीशन की अपनी प्रोबेबिलिटी को, और एंड सो ऑन वी विल सम देम अप, तो हमारे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। एग्जांपल 1.19, ये क्या कहता है जी, ए कंपनी हैज 3 मशीन्स, अ कंपनी हैज 3 मशीन्स, ठीक है। हमारे पास कौन सी हैं? 3 मशीन्स हैं, नाम उनके हमने दिए हुए हैं B1, B2, B3, सही, B1, B2 एंड B3। अब ये मशीन्स बना क्या रही हैं? ये बना रही हैं जी 1 किलो ओम के रेजिस्टर्स प्लस माइनस 50 ओम टॉलरेंस के साथ, ठीक है। 50 ओम की टॉलरेंस के साथ बना रहे हैं हम 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस। टॉलरेंस का पता है ना, ठीक है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है उससे प्लस माइनस आपकी रेजिस्टर की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो जितनी आप टाइट करते जाएंगे ये रेंज 50 ओम 5% भी होती है, 10% भी होती है, 1% भी होती है, ठीक है। सो जितनी ये टाइट करते जाएंगे रेंज आपकी उतनी एक्सपेंसिव होती जाती है आपका रजिस्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उतना स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। बहरहाल हमारे पास ये 3 मशीनें हैं जो कि मैन्युफैक्चर कर रही हैं 1K का रजिस्टर, ठीक है, विद द जो है प्लस माइनस 50 ओम की टॉलरेंस के साथ। अब जो एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स हैं, एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स, एक्सेप्टेबल रजिस्टर से क्या मुराद है कि जो विद इन दिस प्लस माइनस 50 ओम की रेंज में आती है रेजिस्टेंस, दे आर एक्सेप्टेबल। अगर इससे 50 ओम से ज़्यादा बढ़ जाती है प्लस साइड पे या 50 ओम से ज़्यादा कम हो जाती है नेगेटिव साइड, तो वो एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस नहीं है। सो एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस जो मशीन B1 बना रही है दे आर 90%, B2 जो बना रही है हमारे पास दैट इज सॉरी ये 80% गिवन है, ये 90% है, और ये हमारे पास गिवन है 60%, ठीक है। सो ये हमारे पास 60% पे ये बना रही है एक्सेप्टेबल रेशियो। सो हर मशीन की एक्सेप्टेंस रेट जो है वो डिफरेंट आ जाती है। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि हर एक मशीन जो है जो टोटल प्रोडक्शन कर रही है, टोटल प्रोडक्शन कर रही है, वो मशीन B1 के लिए जो है वो 3000 रजिस्टर्स बना रही है पर आवर, ठीक है, सही है। एक घंटे में वो 3000 बना रही है, और मशीन B2 जो बना रही है दैट इज मेकिंग 4000, एंड सिमिलरली जो मशीन 3 है दे आर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग 3000 रजिस्टर्स, ठीक हो ये बात जी। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, दूसरा काम ये किया है कि ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं टोटल कितनी बन गई हैं 10,000, 10,000 को एक बॉक्स में बंद कर दिया है। अब वो मिक्स हो गई हैं, नो बडी नोज कौन सी रजिस्टर किस मशीन से बनी है, ठीक है। सो हमने उसको अब फाइंड क्या करना है कि हमने एक इवेंट डिफाइन किया है कि इवेंट ए दैट इज रजिस्टर इज एक्सेप्टेबल। तो हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की,
ए हमारे पास इवेंट आ गया ना। इवेंट क्या है कि जो हमने 10,000 रजिस्टर बनाए हैं वो हमने एक डब्बे में पैक करके भेज दिए हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है। एक्सेप्टेबल रजिस्टर्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, ठीक। सो ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ पर गिवन है। हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। एक्सेप्टेबल रजिस्टर गिवन इट्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन B1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 80% और 0.8। एक्सेप्टेबल रजिस्टर गिवन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन B2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9 और 90%। सिमिलरली एक्सेप्टेबल रजिस्टर गिवन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड थ्रू मशीन B3, दैट इज़ 0.6 और 60%। ठीक कोई बात है। So it means that we have to calculate this probability of A, ठीक। So probability of A क्या आएगा हमारे पास, summation I is equal to 1 to 3 probability of A given BI into probability of BI, ठीक है। क्योंकि याद रखें हर मशीन से जो रजिस्टर इट्स अलहदा से बन रहा है, ठीक है, वो पार्टीशन है ना, क्योंकि सेम रजिस्टर दूसरी मशीन से तो नहीं बन सकता ना, सो ओवरलैपिंग नहीं आएगी, इंटरसेक्शन नहीं आ सकती, ठीक है। और ओवरऑल जो 1 घंटे के अंदर रजिस्टर बन रहे हैं, ठीक है, दे आर 10,000 और वो पूरी की पूरी सैंपल स्पेस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं ना, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 प्लस probability of A given B3 into probability of B3. अच्छा, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज तो हमने देख लिया, हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2 इज 0.9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B3 इज 0.6. Now we need to calculate these probabilities of these partitions, probability of B1, probability of B2 and probability of B3. So probability of B1 हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कैसे कैलकुलेट होगी, क्वेश्चन को देखें ना, वहां पे शुरू में जो कुछ लिखा हुआ है डेटा, वहां से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। देखिए एक इवेंट है B1, पूरी सैंपल स्पेस आपको गिवन है, ठीक है, ये B1 है, B2 है, ये B3 है। क्वेश्चन सिंपली इज कि इस B1 की जो प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट हो गया ना, गिवन होल सैंपल स्पेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए या कितनी आएगी, सॉरी क्या होगी, आप बताए ना, हेलो लास्ट, ये साथ वाला, ये गाड़ी के साथ खेलो जे, कैसे, $10,000 डिवाइड बाई 3,000 क्यों करेंगे,
क्या हुआ? अच्छा जी, हमारे पास अब क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास गिवन है, मशीन P1 जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है 3000, ठीक है, और वटेवर की ये कितनी कर रही है 3000, और दूसरी 4000 और तीसरी भी 3000, ठीक है। सो इट मीन्स दैट विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमने पहले किया है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट B1 डिवाइड बाय द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सो दैट विल बी 0.3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 क्या आ जाएगी हमारे पास, 4000 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है, सो दैट विल बी 0.4, एंड सिमिलरली B3 विल बी सिंपली 0.3। नाउ हमारे पास अब ये सारे इंफॉर्मेशन आ गई है, सो विल जस्ट प्लग देम हियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी A गिवन B1 हमारे पास कितने हैं, 0.8 इंटू 0.3 प्लस 0.9 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.3, सॉरी दिस इज 0.4, ठीक है। सो दिस इज 0.24 प्लस 0.36 प्लस 0.18, ठीक। सो 0.78, ठीक है। सो 0.78, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो पूरे डब्बे में 10,000 रेजिस्टेंस हैं उसमें से 78% चांस है कि हमारे पास एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस आएगा अगर हम कोई एक पिक करते हैं, ठीक है। मीन्स 78% चांस है कि वो रजिस्टर विद इन, सही होने से क्या मुराद है, विद इन 50 ओम टॉलरेंस पे होगा। क्लियर होगी बात? सो अब यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन थी और हमने किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया, ठीक, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड आउट किया है। सो दिस इज हाउ वी विल गेट दिस।